फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। संविधान की क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं, जिसमें 4 से 5 क्लासों को कंप्लीट कर लिया गया है। आज की यह क्लास राज्य के नीति निर्देशक तत्व की है और यह क्लासें मुख्य रूप से जो बनाई गई हैं उनका उद्देश्य है कि सरल तरीके से संविधान को कवर करना, जिसमें प्रत्येक तथ्य को बेहतर तरीके से समझाया गया है और जो भी छात्र क्लास को करते हैं वह इसका नोट्स बनाए और नोट्स को जब बार बार रिवीजन करेंगे तो यह क्लास प्रभावी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राज्य की जनता के लिए क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिनका अनुसरण राज्य के द्वारा किया जाएगा, तो उसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सर्वप्रथम इनके परिचय को बारे में देखेंगे कि क्या परिचय है। उससे पहले कि जो भी छात्र इनकी चैनल को या वीडियो को देखते हैं तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे हज़ारों छात्रों तक पहुंच को बढ़ावा देगा। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे क्लास को। तो सर्वप्रथम जो क्लास है उसमें सबसे पहले डीपीएसपी के परिचय को समझेंगे। तो पहली बात याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान में कुल 22 भाग हैं और जबकि संशोधित भाग के रूप में देखा जाए तो वर्तमान में 25 भाग देखे जाते हैं, जबकि उनमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। इनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि आर्टिकल 5 से 11 तक जो उल्लेख मिलता है वह नागरिकता का मिलता है, जबकि 12 से 35 तक मूल अधिकार देखे जाते हैं। जबकि इसी तरह 36 से 51 तक अगर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ मिलता है तो 36 से 51 याद रखिएगा। अब देखा जाए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगभग 60 देशों का अध्ययन किया जाता है और उन्होंने भारतीय संविधान में उन प्रावधानों को शामिल किया जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोगी और जनता के लिए प्रभावी थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो डीपीएसपी थे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उनको कहाँ से अपनाया गया? आयरलैंड से अपनाया गया। जबकि आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड ने स्पेन से अपनाया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो डीपीएसपी हैं उनको कहाँ से अपनाया गया है? आयरलैंड से अपनाया गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ देखा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को महत्वपूर्ण विशेषता वाला अंग बताया था। तो कई बार एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछ लेगा कि डीपीएसपी को किसने महत्वपूर्ण विशेषता बताया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आत्मा किसने कहा? तो यह आत्मा कहा था ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि यह प्रमुख पॉइंट हैं, परिचय के रूप में याद रखे जा सकते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब एक ऐसा राज्य हो जिसमें समाजवाद की बात की जाए, गांधीवाद की बात हो और उदार बौद्धिक की बात हो। जब यह तीनों मिलते हैं तो एक कैसा बनेगा? कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं समाजवाद को। अब क्या होता है कि परीक्षाओं में कि जो 36 से 51 आर्टिकल हैं, लेकिन इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक में ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो समाजवाद की बात करते हैं? तो याद रखिएगा 38, 38, 39, 41, 41 के बाद 42, 42 के बाद 43 और 43 के बाद 47। तो याद रखिएगा कि 38, 39, 41, 42, 43 और 47 ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाजवाद का वर्णन करते हैं। जबकि गांधीवाद का जो सिद्धांत है इसमें कौन से अनुच्छेद शामिल होते हैं? तो कौन से आर्टिकल होते हैं? 40, 46, 48, 43 और 47। यानी कि जो डीपीएसपी में ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं जो 40, 46, 48, 43, 47 जो गांधीवाद की बात करते हैं, जबकि 44, 45, 49, 50 और 51
यह उदार बौद्धिक के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा में यह प्रश्न कठिन बन जाता है। क्यों? अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 40 है, यह समाजवाद में है या गांधीवाद में या उदार बौद्धिक में है, तो यह प्रश्न कठिन हो जाता है। तो इसको भी कवर करके साथ में चलना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कि कौन से प्रावधान इसमें शामिल किए जाते हैं, कौन से आर्टिकल इसने जोड़े थे। तो वैसे देखा जाए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन ने के सर्वाधिक इनकी प्रावधान पारित किए। तो इसमें डीपीएसपी में देखें क्या परिवर्तन किए थे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस संशोधन ने कुछ अनुच्छेद जोड़े थे, जैसे याद रखिएगा 39A। तो 39A के बारे में याद रखिएगा कि 39A कहता है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। यानी कि मान लीजिए कि जैसे धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ न्याय हो गया और किसी के साथ न्याय नहीं होगा। तो यहाँ पर बात जो की गई है वो समान न्याय की बात की गई है। और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता का मतलब ये है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसी का उल्लेख आर्टिकल 39A है जिसमें कहा गया है। इसके बाद देखा जाएगा 43A क्या कहता है। तो 43A ये कहता है कि मतलब राज्य का कार्य होगा कि जो यहाँ पर कार्य करने वाले लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक हैं, उनको उद्योगों की स्थापना करे जिससे उन्हें कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़े। जबकि नेक्स्ट देखा जाए 43 का बी, आर्टिकल 43 का बी क्या कहता है। तो इसमें उल्लेख मिलता है सहकारी समितियों का। सहकारी समितियां का क्या होती हैं? सहकारी समितियां यानी कि उद्योगों का जो प्रबंधन होता है, कैसे उसका संचालन किया जाएगा, इसलिए निर्माण होता है। और जबकि सहकारी समितियां भारत में जोड़ी गई थी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक आर्टिकल और जोड़ा जाता है जिसका नाम था 48A। अब 48A क्या कहता है? तो 48A में उल्लेख मिलता है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के संरक्षण का वर्णन करता है। तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से आर्टिकल जोड़े गए? 39 का ए जोड़ा गया, 43 का ए जोड़ा गया, 43 का बी जोड़ा गया, 48 का ए जोड़ा गया। इसको नोट्स बनाकर तैयार किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख मामले। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि पहला मामला जो डीपीएसपी में जो आता है यानी कि चंपाइकम दोईराजन मामला 1951 का, यह मामले परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि चंपाइकम दोईराजन मामला 1951 क्या कहता है। तो इसके बारे में याद रखा जा सकता है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो इस मामले में यही कहा गया कि प्रभावी अगर जो सर्वाधिक होंगे वो होंगे मूल अधिकार। तो सीधा सा याद रखिएगा चंपाइकम दोईराजन मामला सिर्फ ये कहता है कि दोनों में अगर कंपेयर किया जाए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में, तो प्रभावी कौन होंगे? तो वो होंगे मूल अधिकार। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट मामला है गोलकनाथ मामला 1967 का। यह क्या कहता है? तो इसमें याद रखिएगा मतलब यह कहता है कि डीपीएसपी में मतलब अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव मूल अधिकार पर नहीं पड़ेगा। इसी का उल्लेख मिलता है गोलकनाथ मामला 1967 में। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है और उसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों को ना तो समाप्त किया जा सकता है ना उन्हें कम किया जा सकता है। इसका उल्लेख 24वां संविधान संशोधन 1971 में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट मामला आया 1973 का केशवानंद भारती मामला। संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, यानी कि तो इस बात को याद रखिएगा, जहाँ पर मूल ढांचे शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर मामला कौन सा आ जाता है? केशवानंद भारती मामला 1973 का। इसके बाद नेक्स्ट मामला कौन सा आता है? मिनर्वा मिस मामला है 1980 का, जो कहता है कि मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह दोनों के बिना संविधान मतलब जैसे साइकिल को देखा जाए, जब साइकिल में क्या होता है? एक बैलेंस होता है। जब पैरों का यूज किया जाता है, पेडल को दोनों पैरों से चलाया जाता है, तो इसी तरह याद रखिएगा कि संविधान में ये कहा गया कि जो डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसी का जो उल्लेख मिलता है वह यानी कि मिनर्वा मिस मामले में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं मत क्या क्या मत रहे।
तो मत के बारे में याद रखिएगा कि केसी के यहाँ पर टीटी कृष्णमाचारी थे। टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा मतलब डीपीएसपी को कूड़ा घर कहा गया, जबकि केसी बियर के द्वारा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि मतलब महत्वपूर्ण विशेषता वाला अंग बताया था, जबकि ग्रीन बिले ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को आत्मा कहा। तो इस तरह से ये कई बार क्या होता है कि सीधा मत से भी प्रश्न बन जाता है, लोगों के क्या कथन संविधान विशेषज्ञों के थे यहाँ से पूछ लेता है। इसके बाद ये फैक्ट्स दिए गए हैं। फैक्ट्स यानी कि देखते हैं, अभी पढ़ लिया है। जिन लोगों ने क्लास को अभी देखा है तो वो थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, वो स्पेन से लिए थे। भारत ने कहाँ से अपनाए, आयरलैंड से अपनाए। कब अपनाए गए थे, 1937 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। जबकि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का गठन कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर शहर में 2 अक्टूबर 1959 को। ये इसको याद रखिएगा। इसके बाद कि पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से अंग शामिल हैं, तो समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। इसके बाद आत्मा किसने कहा था, तो अभी बताया गया था, ग्रीन बिले ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को आत्मा कहा गया था। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी से संबंधित हैं, तो उनको याद रखिएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 36 क्या कहता है, तो आर्टिकल 36 में उल्लेख मिलता है राज्य शब्द की परिभाषा का। राज्य शब्द की परिभाषा, तो अब होती क्या है राज्य शब्द की परिभाषा, इसका सीधा सा और सरल मतलब केवल यह है कि जैसे याद रखिएगा कि राज्य के द्वारा संचालित, जैसे मान लो कोई संस्था हो सकती है और राज्य के अधीन जो संस्थान हैं उनका वर्णन मतलब यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा में किया जा सकता है। जैसे विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद इसमें शामिल होती है। तो राज्य के अधीन जो एजेंसी है, इकाई है, उसको राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाता है। अब देखा जाए आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि जिस तरह देखा जाए मूल अधिकारों की बात की जाती है, तो मूल अधिकारों में अगर किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो व्यक्ति न्यायालय जाता है और न्यायालय में अपनी बात रखता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहते हैं कि आर्टिकल 37 जो है कि इसके लिए व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात नहीं रख सकता। इसका मतलब केवल दायित्व राज्य का होगा कि वह इन प्रावधानों को लागू करे। इसके बाद 38 क्या कहता है, 38 अति महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राज्य का कार्य होगा कि वह समाज की व्यवस्था को बढ़ावा दे, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे। जब आर्टिकल 39 को देखा जाए, अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यही वो आर्टिकल है जो कहता है अगर कोई भी महिला और पुरुष अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो पैसे भी उनको समान दिए जाएंगे। तो इसी का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 39 में, और याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 40 को। 40 अभी बताया भी गया था कि ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। जबकि 41 को देखा जाए, 41 कहता है कि काम पाने का अधिकार, मतलब काम पाने का भी मतलब राज्य के द्वारा डीपीएसपी में यह अधिकार दिया गया है श्रमिकों को। 42 में देखा जाता है महिला प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराना है जैसे, तो इसको याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और 43 में देखा जाएगा, तो 43 की बात की जाएगी तो श्रमिकों की बात करता है, श्रमिकों की बात करता है, श्रमिकों का उल्लेख मिलता है, अति महत्वपूर्ण है। और 44 क्या कहता है, तो 44 में उल्लेख मिलता है समान नागरिक संहिता का। 44 में किसका उल्लेख मिलता है, समान नागरिक संहिता का। तो समान नागरिक संहिता के बारे में याद रखिएगा कि प्रथम जो राज्य था वह कौन था। सर्वप्रथम जो समान नागरिक संहिता लागू की गई थी वो गोवा में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। जबकि वर्तमान में देखा जाता है तो वर्तमान में एक राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई, उसका नाम क्या है, उत्तराखंड है। इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 45 क्या कहता है, तो आर्टिकल 45 में उल्लेख मिलता है एजुकेशन का, मतलब शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया है, शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। जबकि आर्टिकल 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 में उल्लेख मिलता है SC ST का सुरक्षा का प्रावधान है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 47 क्या कहता है, तो ये बात करता है स्वास्थ्य मतलब सुधार की बात करता है। ये किसकी बात करता है, तो स्वास्थ्य सुधार की बात करता है। जबकि आर्टिकल 48 को देखा जाता है तो ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, मतलब वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन करता है। आर्टिकल 49 अति महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य के मतलब जो धरोहर स्थल है उनका मतलब संरक्षण करे। और जबकि 50 क्या कहता है, तो 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यानी कि तो याद रखिएगा, जैसे न्यायपालिका देखा जाए, न्यायपालिका में हाई कोर्ट को शामिल किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को शामिल किया जाता है, और केंद्र स्तर पर देखा जाए, देश स्तर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया जाता है। इसको याद रखिएगा। कार्यपालिका का सीधा सा मतलब यह होता है कि
जैसे मानिए कि जब भी कोई बिल संसद में बनता है, जब वह उस पर साइन कौन करता है, तो कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य की कार्यपालिका में प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है, विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब ये है कि जैसे मानिए कि भारत है, भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं या जितने भी वर्ल्ड में देखा जाए 208 कंट्रियाँ हैं, तो ये आपस में सामंजस्य बनाकर अपने देशों का शांति व सुरक्षा का वर्णन करें। तो इस तरह से देखा जाए ये टॉपिक को कवर किया गया है। अब कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, सभी छात्रों से अपील है कि प्रश्नों का जो उत्तर है वह कमेंट बॉक्स में दें। तो पहला प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, तो 40, 46, 48 और 45। इसके बाद क्या है कि दूसरा प्रश्न है विदेश नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये अभी बताया गया था, इसका भी उत्तर दे सकते हैं। SC ST का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका भी उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यह टॉपिक जो है वह समाप्त कर लिया गया है। अगर यह टॉपिक समझ में आता है तो इस चैनल को बढ़ावा दें और कोशिश करें कि मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को एक और साथी को जोड़ना है, जिससे यह क्लास का विस्तार किया जा सके और बेटर तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके।